आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। ये वीडियो यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का वीडियो है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम यूपी पुलिस के जीके जीएस की सीरीज चला रहे थे, जिस सीरीज में ये आज हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है जीके जीएस में। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 17-18 तारीख को पूछे गए थे, जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। और वीडियो के लास्ट में आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक यूपी स्पेशल के, जिसमें कि हम पहले नंबर, जो प्रमुख नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। और अनुसंधान और वन्यजीव अभ्यारण्य और संग्रहालय, ये हम यूपी स्पेशल में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए थे। जिनका 23 तारीख को एग्ज़ाम है उनके 20 तारीख को एडमिट कार्ड आ गए थे, और जिनका आज 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उनके आज यानी कि 21 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऐसे ही 3-3 दिन पहले सारे लोगों के एडमिट कार्ड आने हैं, तो अपना आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। और इस वीडियो को हम आज पूरा जी के लास्ट है तो इसको कंबाइंड अप कर देंगे यहाँ पे, और आप सभी लोगों को यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो लास्ट के टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी जरूर देखिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो जो ग्रांड कैनियन है वो किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, जो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलोराडो। कोलोराडो के द्वारा ये निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी का विचार था वो केलकर टास्क फोर्स या केलकर समिति के द्वारा किया गया था। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी हम पहले पार्ट में पूरा डिटेल्ड कवर करा चुके हैं। आप लोगों को एक और चीज़ बता दें कि अगर आप लोगों ने पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो इस पार्ट का देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में पूरा डिटेल कराया गया है अच्छे से। जो भी बियॉन्ड द क्वेश्चन बन सकते थे फैक्ट, वो सारे के सारे फैक्ट कवर करा दिए गए हैं। तो पहले और दूसरे पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, तब तीसरे पार्ट पे देख के आइए। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको मत देखिएगा, यहाँ पे आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे। और करंट अफेयर का भी मैंने बता रखा है स्ट्रेटजी वीडियो में क्या कैसे है, और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग एक बार टेस्ट और पीडीएफ जरूर दे दीजिएगा, जिससे आप लोगों का करंट अफेयर लास्ट टाइम पे भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो दूसरा प्रश्न, ये इसका आंसर क्या था? केलकर टास्क फोर्स है, ये जीएसटी के विचार से सबसे पहले लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो उसमें से कौन सा पड़ोसी देश है जो भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मालदीव होगा, जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में एमबीए, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसे यहाँ पे भारत जो है मालदीव के साथ कनेक्ट नहीं करता। और वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे कि जो टॉपिक्स और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आप, वो कर लीजिएगा। लास्ट में हम बताएंगे इस चीज़ को भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थंगका जो है ये किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध शैली है? तो ये सिक्किम राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कला शैली है। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो नर्मदा नदी है जो किस में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अरब सागर में। नर्मदा अरब सागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रिज में लोकप्रिय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका रसिया। रसिया जो गीत होते हैं वो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये करंट का क्वेश्चन था आप लोगों का। पार्ट मित्रों जो ऐप लॉन्च हुआ था, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पार्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो जूट उत्पादन था उसके लिए ये पार्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी बेटी थी गुप्त साम्राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुपुरम की प्रतिमा
का अनावरण किया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। जो प्रसिद्ध दार्शनिक कवि थे थिरुवल्लुपुरम, ये फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। विमुद्रीकरण भी हम आप लोगों को पूरा डिटेल में करा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो कहलाती है जिसमें कि प्राइवेट कंपनियों का ही ऑनर हो, जैसे कि यूएसए में हो गया, उनका इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सरकार का भी हस्तक्षेप है, निजी कंपनियों में भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी ओर से नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो यह जलियांवाला बाग नरसंहार था, जिसके बाद इन्होंने इस नाइटहुड की घटना का त्याग कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग, जो कि 13 अप्रैल 1999 में ये मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, सर जमशेद नवरोजी टाटा थे। और यही इंडियन ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष भी बने थे, नवरोजी टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, वॉलेट और प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो उसमें पूछा गया किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डिजी लॉकर। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बाल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा मथुरा में। मथुरा में ये पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन जो था वो राजनाथ सिंह ने किया था, जो कि वर्तमान समय में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा भारतीय स्टेट बैंक ने पहला रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लद्दाख। यात्सो, ये तो सो दिख रहा है आपको, ये कहीं भी लिखा मिल जाए तो आप वहाँ पे 99% लद्दाख को टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में, एक आध को एक्सेप्शन छोड़ दें तो ज़्यादातर यही लद्दाख में ही ये टैग वर्ड यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करेगी? तो ये एक की नियुक्ति करती है, जो कलेक्टर की नियुक्ति होती है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 160। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा मिशन शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा, उत्तराखंड से लगती है, हरियाणा से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, तो तेलंगाना से नहीं लगती है।
उत्तर प्रदेश राज्य है जो वो 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक यूटी से सीमा बनाता है, और एक देश है जो कि नेपाल है। यूटी यहाँ पे दिल्ली आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये अनाईमुड़ी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 तक निम्नलिखित में से अधिकार है। तो 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जो आपके ये पूछे जा सकते हैं। एक तो हो गया आपका 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को हम मनाएंगे वाटर डे, 22 अप्रैल को मनाएंगे अर्थ डे, और 22 मई को मनाएंगे हम बायोडाइवर्सिटी डे, और 31 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? एकता दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, और 24 जनवरी को बाल कन्या दिवस, बालिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में मौजूद होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैनिक अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोल्जरिंग विद डिग्निटीज ये जो फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा थे इनके ऊपर लिखा गया था ये। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी अपने सबसे बड़े बर्फीले क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है ये? इसका राइट आंसर होगा हमारा पर्वत हिमालय। अगला प्रश्न है, कोऑपरेटिव्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर आती है? तो ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय है। इसमें बताया गया कि कोऑपरेटिव्स होते हैं उनकी राष्ट्र विकास में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ये किस मंत्रालय के कार्य करने का योग्य है? मतलब कौन सा मंत्रालय इसमें कार्य कर सकता है जिसमें कॉर्पोरेट्स की जो राष्ट्र विकास में हिस्सेदारी है वो बढ़ाई जा सके? तो ये कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय इसकी पहल कर सकता है। अगला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पे इसका मुख्य परिसर है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो परिसर है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर क्या है? तो ये 1090 है वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये सारे के इंपॉर्टेंट हैं जो। अगला देखते हैं, मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मल्लापुरम उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु का मल्लापुरम उत्सव है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा व्यय है? तो ये राजस्व व्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। आप लोगों को यहाँ पे बता दें हम कि महाजनपद आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से पिछली चारों की चारों शिफ्ट में प्रश्न बने थे और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले 10 शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो महाजनपद अच्छे से पढ़िए क्योंकि 10-12 प्रश्न बन जाएंगे तो प्रश्न फिर लास्ट की शिफ्ट में अच्छा प्रश्न बनेगा महाजनपद से, या तो स्टार्टिंग में अच्छा बन जाएगा तो लास्ट में इजी बन जाएगा। तो महाजनपद जो है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि पिछली बार भी 4 के चारों शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिले थे जहाँ तक कि मुझे याद है, और आने वाले शिफ्ट में भी एक्सपेक्टेड है कि पूछ लिया जाए, तो ज़रूर देख के जाइएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है? तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी पूछा गया है। तो ये जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जो एसपी होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो गेहूं इसमें खरीफ की फसल नहीं है। बाकी सोयाबीन, मूंगफली और मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ये मैंने उस दिन आपको करंट में भी बताया था, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा? तो जवाहरलाल नेहरू ये बंदरगाह और
ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो जो चौरी चौरा घटना हुई थी इसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा और बंगाल विभाजन ये आपका कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कब हुई थी? तो जो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, जो कि 1927 में तैयार हुआ था, भारत में 1928 में आया था, उसी के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे लाठीचार्ज की गई। तो लाला लाजपत राय को यहाँ पे लाठी, और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना यहाँ पे लिखाई है 1922 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो शहीद स्मारक जो है ये मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यान्वयन के लिए 2023 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए, जो कि सर्वोच्च राज्य बना है पीएमजेवाई योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र लिंग अनुपात कितना है? तो ये समग्र लिंग अनुपात कितना है? 912 है। और बच्चों का भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बच्चों का जो लिंग अनुपात है वो 902 है और समग्र लिंग अनुपात कितना है? ये 912 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के विश्व स्तरीय इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को ये श्रम संगठन कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, आप लोगों को हेडक्वार्टर्स में अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लीजिए, जितने भी W से स्टार्ट होते हैं वो आप लोग जिनेवा मार दीजिएगा। अगर याद नहीं आ रहा, बाई चांस अगर आपको याद है तो हम टेलीग्राम पे एक PDF प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को प्रमुख संगठनों की, जो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। और बता दें आप लोगों, अगर आप लोगों को बाई चांस याद नहीं आता है तो जैसे WT हुआ, WHO हुआ, जितने भी W से स्टार्ट होते हैं, अगर याद नहीं आ रहा है तो आप लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड मार दीजिएगा, 99% कन्फर्म है, करेक्ट चला जाएगा। और जितने भी वित्त से संबंधित हैं वो वाशिंगटन DC मारिएगा आप, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, और वर्ल्ड बैंक, और यहाँ पे मुझे एक याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड बैंक मतलब वित्त से संबंधित जितने भी हैं वो वाशिंगटन DC मारना है, और बाकी जो W से स्टार्ट होते हैं वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड मारना है। गारंटी है 99% करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा के लिए जवाबदेही के लिए विशिष्ट दल के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो किसको नियुक्त किया जाता है विशिष्ट दल के रूप में? तो NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने पास हुआ था, तो 1928 में ये भारत में आया था, और भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु ये साइमन कमीशन जो था वो आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो कीपर जो था वो प्रथम कंप्यूटर वायरस था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है, किसने वेलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हेल्पलाइन नंबर और प्रमुख संग्रहालय, जो कि यूपी स्पेशल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि किसने
वेलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था। अब चलते हैं हम प्रमुख हेल्पलाइन नंबर की तरफ। तो प्रमुख हेल्पलाइन नंबर पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सारे। पुलिस का हो गया, चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, फायर का हो गया और महिला हेल्पलाइन हो गया। इसके बाद आता है घरेलू हिंसा। क्या आता है? घरेलू हिंसा। तो पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, फायर, महिला और घरेलू हिंसा। तो पुलिस का क्या होगा? पुलिस का होगा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होगा 1098 और फायर का होगा 101, महिला का होगा 1090। ये यूपी के लिए मान है। और घरेलू हिंसा का क्या होगा? तो घरेलू हिंसा का होगा 181। अब देखते हैं अगला। घरेलू हिंसा के बाद आता है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस, साइबर अपराध, साइबर अपराध और इसके बाद आता है रोडवेज, रोडवेज और यूपी विद्युत। इसके बाद किसका आता है? यूपी विद्युत और यूपी सीएम। एम्बुलेंस का क्या होगा? तो एम्बुलेंस का होगा 108, साइबर अपराध के लिए होगा 1930 और रोडवेज के लिए क्या होगा? तो रोडवेज के लिए होगा 2877, विद्युत के लिए होगा 1912 और सीएम हेल्पलाइन के लिए होगा 1076। ये नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। एम्बुलेंस के लिए 108, साइबर अपराध के लिए 1930, रोडवेज के लिए 2877, विद्युत के लिए 1912 और यूपी सीएम के लिए 1076। इसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय उपभोक्ता। तो ये होगा 1915 राष्ट्रीय उपभोक्ता। आपदा शिकायत के लिए, आपदा शिकायत के लिए नंबर होगा 1071 और ये हो गया। और एंटी करप्शन और लिख लीजिएगा यहाँ पे। एंटी करप्शन के लिए क्या होगा? एंटी करप्शन के लिए होगा 1031। ये थे आपके प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। इससे बाहर इम्पॉसिबल ही जो है जो पूछा जाए, तो ये एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, तो उनको सही से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो एंटी करप्शन 1031 हो गया, आपदा के लिए 1071 हो गया था और राष्ट्रीय उपभोक्ता के लिए क्या था? तो 1915 था। अब देखते हैं प्रमुख संग्रहालय जो आप लोगों के पूछे जाने के चांस हैं। यहाँ पे हम सारा डिस्कस एकदम, क्योंकि लिख तो नहीं पाएंगे इस पर, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो उससे आप लोगों को यहाँ पे हिंट मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे लिखना तो सारा इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि पेन टैब तो यूज नहीं कर रहे हैं, बस यही समस्या है यहाँ पे। बाकी हम आप लोगों को बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको एक बार सही से लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय संग्रहालय लखनऊ की। जो राजकीय संग्रहालय है लखनऊ का, कहाँ का? लखनऊ राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा संग्रहालय है लखनऊ संग्रहालय। और यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, वो इसी संग्रहालय में रखी गई है। इसके बाद आता है, इम्पोर्टेंट ही कराएंगे सिर्फ यहाँ पे, इसके बाद आता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है ये कहाँ पे है? तो जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है ये हमारा है गोरखपुर में। गोरखपुर में स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसके बाद आता है लोक कला संग्रहालय। इसके बाद कौन सा आता है? लोक कला संग्रहालय। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी? 1989 में। मैं बोलता जा रहा हूँ इसीलिए आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अभी तक मैंने सिर्फ 3 संग्रहालय बताए हैं आपको। एक लखनऊ संग्रहालय जो सबसे बड़ा, प्राचीन और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, वो उसी में रखी गई है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद गोरखपुर संग्रहालय आता है 1998 में। गोरखपुर में कौन सा है? ये तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है गोरखपुर में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1988 में। इसके बाद आता है लोक कला संग्रहालय, तो उसकी स्थापना 1979 में हुई थी और ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आता है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। क्या है इसके बाद? इसके बाद है आपका स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये मेरठ में आपका स्थित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1996 में। और राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय, तो ये राजकीय जैन संग्रहालय है। ये आपका कहाँ पे है? ये मथुरा में स्थित है। स्थापना इसकी 2003 में हुई थी। इसके बाद अगला आता है भारत कला भवन।
लिख लीजिएगा, मैं इसी वजह से 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या आता है? भारत कला भवन। तो भारत कला भवन ये कहाँ पे है? तो ये आपका BHU परिषद, मतलब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी के एक परिसर में स्थित है, जो कि कहाँ पे? बनारस में स्थित है। स्थापना इसकी 1920 में हुई थी। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय। तो इसको आपको याद करना ही नहीं, क्योंकि राम जी अयोध्या से संबंधित हैं, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसके बाद आता है सारनाथ संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय आता है? तो इसके बाद आता है सारनाथ संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2018 में हुई थी, और ये रामनगर वाराणसी में है सारनाथ संग्रहालय। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट संग्रहालय आता है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। ये कहाँ पे है आपका? तो ये भी आपका वाराणसी में है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। तो ये आपके प्रमुख संग्रहालय थे। और पर्यटन स्थल में आप लोगों को बता दूं, पर्यटन स्थल आप लोग राजधानी के ही याद कर लीजिएगा। लखनऊ में देख लीजिएगा, लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। तो लखनऊ में क्या क्या खास है? सबसे पहले है बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा आता है अंबेडकर पार्क, तीसरा आता है राम मनोहर लोहिया पार्क, चौथा है रूमी दरवाज़ा, जो कि उत्तर प्रदेश की जो जुड़वा मछली ली गई हैं वो रूमी दरवाजे से ही ली गई हैं। इसके बाद आता है छत्तर मंदिर। और बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो किसने बनवाया? तो आसिफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है। ठीक है। और एक याद और रख लीजिएगा, 10 अवतार मंदिर। क्या है? 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है। ये ललितपुर में बनाया गया है। बाकी आप सभी लोगों को मथुरा की पता ही होंगे, बांके बिहारी, वृंदावन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, और ये सारे वृंदावन मथुरा में स्थित हैं। JK टेम्पल कानपुर में है, और भीतर गांव मंदिर भी आपका कानपुर में है। तो ये आपके प्रमुख तीर्थ स्थल और संग्रहालय और हेल्पलाइन नंबर करा दिए, और टॉप 50 क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वो मैंने करा दिए। मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 3 पार्ट में हम आपका मोस्ट प्रोबेबली इतना स्कोर करा देंगे कि आप 20+ पेपर में करके आएंगे। तो ये मेरी गारंटी है। आप ये तीनों पार्ट देख लीजिएगा। जो मैंने करंट अफेयर के लिए स्ट्रेटजी बताई थी वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपके पास 1-2 दिन है, तो जो इनका 23 को है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 घंटे का GS है पूरा, तो 2 घंटे का एक मैराथन, दोनों को कंबाइंड करके देख लीजिएगा, और करंट अफेयर के टेस्ट लगा दीजिएगा, और वीडियो देख लीजिएगा। मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 घंटे में ये आपका सारा कवर हो जाएगा। ये तीनों वीडियो और करंट अफेयर के वीडियो, गारंटी है 20+ GK GS में स्कोर करके आएंगे। बाकी जो अफवाहें फैल रही हैं पेपर लीक की, इन सबसे सावधान रहें। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भर्ती बोर्ड पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। आप लोग इन चीज़ों का टेंशन मत लीजिए। पेपर आप लोग फ्रीली माइंड के साथ दीजिए। जो कुछ आपने पढ़ा है सब पेपर अच्छा ही जाएगा, और आपके आने वाले पेपर्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगर देखिए वक्त मिलता है तो आपको हम रिव्यू ज़रूर कराएंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे भी हमारी भी मेहनत का फ़ायदा हमें मिल सके। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी 20K करा दीजिए। इसके बाद आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट होगा 20K के बाद। तो धन्यवाद।